Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. During pregnancy, the expecting mothers may come across some complications or conditions that may be worrisome. However, correct information about such complications or conditions is very important rather than unexpected stress and tensions. सो आज मैं आपसे ऐसी एक कंडीशन के बारे में बात करूंगी जो कि आजकल बहुत कॉमन हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टिंग मदर्स बहुत टेंशन में आ जाती हैं। तो आज का टॉपिक है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है, क्यों होता है, all the risks and complications associated with it and what all we can do to manage it. But before we begin, if you want to watch more such videos related to parenting, baby care and lifestyle, then please click on the big red box to subscribe and join in. Also, ring the bell so your phone will yell the next time I put up a new video. Alright, so let's jump into the video. Oligohydroamnios refers to the low amount or low volume of amniotic fluid that is surrounding the baby in the placenta or in the uterus. So it is typically diagnosed through an ultrasound examination by measuring the amniotic fluid index or AFI. So when I was expecting Agaf, this condition was diagnosed in my 8-month ultrasound. That is when the AFI index was somewhere around 8.2. एंड माई डॉक्टर एडवाइज सम मेजर्स जिसके बारे में मैं लेटर इन द वीडियो आपके साथ बात करूंगी, सो डू कीप वॉचिंग. नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एमनियोटिक फ्लूइड एंड व्हाट इज एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एंड AFI. So basically amniotic fluid is the liquid surrounding the baby inside the womb or inside the uterus. So ये liquid it acts as a cushion for the baby and उसे protect करता है from any impact from the outside world. फॉर एग्जाम्पल अगर कभी मदर गिर जाए या कभी कुछ बहुत ज़ोर से उसके स्टमक पे हिट करे तो ये एमनियोटिक फ्लूइड उसे इन सब इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करता है. ऑल्सो एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू ही मदर के ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज से सारा न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र होता है टू द बेबी एंड एमनियोटिक फ्लूइड में बहुत सारा न्यूट्रिशन पाया जाता है, जैसे ऑल द रिक्वायर्ड वाइटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो सब एमनियोटिक फ्लूइड में होते हैं एंड बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. थ्रूआउट 9 months बेबी इसी एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लोट करता रहता है एंड बेबी इसी एमनियोटिक फ्लूइड को पीता है टू गेट ऑल द न्यूट्रिशन एंड देन फिर यूरिन के थ्रू से पास आउट करता है. तो इससे एक सर्कल मेंटेन रहता है एंड एक लेवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो रिक्वायर्ड है वो भी मेंटेन रहता है. तो ये तो हुआ एमनियोटिक फ्लूइड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स. सो बेसिकली एक्सपेक्टिंग मदर के यूट्रस को 4 पार्ट्स या 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है. दैट इज अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट एंड लोअर लेफ्ट. अब इन चारों क्वाड्रेंट्स में अवेलेबल फ्लूइड या पानी को मेजर किया जाता है इन सेंटीमीटर्स एंड उसका एवरेज सम कैलकुलेट किया जाता है एज पर द जेस्टेशनल एज एंड द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम. 10 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर ऑफ रेंज इज द नॉर्मल AFI रेंज. मतलब कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर की रेंज के बीच में है देन इट इज परफेक्टली नॉर्मल. If the AFI is less than 10, then it is referred to as minor oligohydroamnios. If it is less than 7 centimeter, then it is referred to as moderate oligohydroamnios. And if it is less than 5 centimeter, then it is referred to as severe oligohydroamnios. अगर AFI का level 14 centimeter से ज़्यादा हो जाता है, then that condition is referred to as polyhydroamnios. I'll soon post another video with detailed information about it, so stay connected. चलिए आइए अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं या क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं. तो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के कॉजेज़ को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहली कैटेगरी है मैटरनल फैक्टर्स.
मैटरनल फैक्टर मतलब मदर की बॉडी या मदर से रिलेटेड क्या क्या कारण हो सकते हैं या क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं जिनकी वजह से ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो सकता है। सबसे पहला है क्रॉनिक डिजीज़। अगर मदर को कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ हो, जैसे कि कोई हार्ट ट्रबल हो या लिवर में इश्यूज़ हों या किडनी प्रॉब्लम्स हो या फिर और कोई भी क्रॉनिक इश्यूज़ हों, तो उसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो सकता है। इसके अलावा अगर मदर को हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्पसिया जैसे इश्यूज़ हों तो उसकी वजह से भी ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो सकता है। अनदर कॉज जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है इज़ लीकिंग। सो बेसिकली जो प्लेसेंटा होता है उसमें से सारा एमनियोटिक फ्लूइड निकल जाता है बिकॉज ऑफ दी मेम्ब्रेन रप्चर, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो जाता है एंड ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन बन जाती है। सो दीज लीक्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फोर लीक एंड हाइंड लीक। अगर प्लेसेंटा के आगे या लोअर पार्ट से लीकेज होती है देन इट इज़ रेफर टू एज फोर लीक, एंड अगर मिडिल पार्ट से या ऊपर से लीकेज होती है देन इट इज़ रेफर टू एज हाइंड लीक। फोर लीक इज़ मोर डेंजरस बिकॉज इसमें लीकेज ज़्यादा होती है एंड AFI लेवल बहुत जल्दी लो होता है एंड इन सम केसेस अम्बिलिकल कॉर्ड भी बाहर आ जाती है, तो ऐसे सिनेरियोज में डॉक्टर्स को इमरजेंसी डिलीवरी भी करनी पड़ती है। हाइंड लीक में लीकेज भी कम होती है एंड ये मोस्टली खुद ही हील हो जाता है। एंड अनदर कॉज इज प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। इसका मतलब प्लेसेंटा जिसमें बेबी ग्रो करता है वो ही सही से काम नहीं कर रहा है, मे बी बिकॉज वो सही से डेवलप नहीं हुआ है और इट इज़ डैमेज। सो ऐसे में बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है एंड इससे ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज बेबी से रिलेटेड कॉजेज। तो सबसे पहला कॉज है प्रॉब्लम्स विद बेबीज किडनीज। जैसे कि मैंने आपको बताया प्लेसेंटा में जब बेबी होता है तो वो सारा एमनियोटिक फ्लूइड पीता है टू गेट द न्यूट्रिशन एंड थ्रू यूरिन उसको पास आउट करता है, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल मेंटेन रहता है। नाउ अगर फॉर सम रीज़न बेबी की किडनीज प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं, मे बी बिकॉज वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशंस में यूरिन पास आउट नहीं होता है, वापस से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल मेंटेन नहीं होता है एंड ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। सेकंड इज प्रॉब्लम विद बेबीज ब्लैडर और यूरेथ्रा। अगर बेबी के ब्लैडर में या यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम है, कोई ब्लॉकेज है या कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, तो जो भी यूरिन फॉर्म होता है वो पास आउट नहीं हो पाता है इनटू द एमनियोटिक सैक, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड लेवल्स बहुत लो हो जाते हैं एंड ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कंडीशन इज मोर कॉमन इन बॉयज़। There is another condition known as twin to twin transfusion syndrome, जो कि एक सीरियस प्लेसेंटा रिलेटेड कंडीशन है इन ट्विन प्रेगनेंसीज। इसमें एक बेबी सारा एमनियोटिक फ्लूइड अपनी तरफ ले लेता है, उससे उसको खूब सारा न्यूट्रिशन मिलता है एंड वो बेबी बहुत हट्टा कट्टा और मोटा हो जाता है एंड जो दूसरा बेबी है उसको बिल्कुल भी एमनियोटिक फ्लूइड नहीं मिल पाता है, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। सो इन सिनेरियोज में जिस बेबी को एमनियोटिक फ्लूइड नहीं मिलता है उसमें ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन बन जाती है एंड सेकेंड बेबी जिसको बहुत सारा न्यूट्रिशन और बहुत सारा एमनियोटिक फ्लूइड मिलता है उसे पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन बन जाती है। सो ऐसे में डॉक्टर्स नीड टू डायग्नोज एंड टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स। एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ कॉजेज इज इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब अगर मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है एंड शी हैज़ अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, बेबी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट स्टिल ड्यूरिंग स्कैन्स ओलिगोहाइड्रोएमनियोस डिटेक्ट होता है तो उसे इडियोपैथिक कहा जाता है। मतलब कि रूट कॉज इज़ नॉट नोन। कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है एंड वी हैव नो रीज़न फॉर इट। सो इडियोपैथिक इज़ अनदर कैटेगरी। नाउ हर प्रेगनेंसी में साइंस एंड सिम्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं बिकॉज एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट। हाउएवर द मोस्ट कॉमन साइंस आर, number 1 is leakage. Leakage of the amniotic fluid is detrimental for the overall growth of the baby. Expecting mother may herself sense some problem due to leakage, which is ideally not expected in pregnancy. Second is not enough amniotic fluid or low AFI levels during ultrasound. थर्ड इज जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग मदर के स्टमक के साइज को देखकर भी डॉक्टर्स माइट वांट टू चेक फॉर ओलिगोहाइड्रोएमनियोस. इन सच केसेस द साइज ऑफ द यूट्रस इज स्मॉलर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड.
Fourth is baby's growth or weight might also be affected. And lastly, mothers may sense decreased fetal movements. Your doctor is the right person to diagnose, discuss and treat any issues related to your health. If you have any of the above mentioned symptoms, please contact your doctor right away. Diagnosis of any ailment is crucial. अगर right problem right time पे diagnose हो जाए तो उसे rightly treat किया जा सकता है. So to diagnose oligohydramnios, your doctor may ask you for an ultrasound to check the AFI levels. Anomaly scan done between the 18th and 21st week of your pregnancy helps to get a detailed information about the overall growth of the baby and other placenta related information. This may also help you to identify if there are any problems related to the baby's growth which may further lead into oligohydramnios. A Doppler scan can also be performed to diagnose it, or your doctor may also perform a physical checkup to look for any signs of leakage. The goal of the treatment is to keep you pregnant for as long as it is safe. It may depend upon your symptoms, your gestational age and your overall health. So the treatment may include the following. सबसे इम्पॉर्टेंट है टू मेंटेन दी हाइड्रेशन लेवल ऑफ योर बॉडी. दो ये वेल नोन है कि वाटर इनटेक का एमनियोटिक फ्लूइड के बनने के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट इफ़ योर बॉडी इज़ डिहाइड्रेटेड देन देयर माइट बी सम इम्पैक्ट. सो आपको अपनी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रखना है, वाटर इनटेक अच्छा रखना है एंड एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर या लिक्विड इनटेक करना है एवरी डे. आप कोई जूसेस पी सकते हैं या कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं. मैंने इस कंडीशन में चावल का मार निकला हुआ पानी या फिर जो चावल कुक हो जाते हैं उसके बाद जो स्टार्च वाला पानी रह जाता है उसको भी पिया था. एंड यू कैन ऐड सम पिंक सॉल्ट और जीरा टू मेक इट मोर टेस्टियर. नेक्स्ट इज यूज ऑफ L-arginine. This is an amino acid which is considered as a building block for the human body. ऐसा माना जाता है कि इसके इंटेक से amniotic fluid formation में हेल्प मिलती है. Your doctor may prescribe you a tablet or granules in a sachet or an IV fluid as per your condition. Next is regular checkups and ultrasounds to monitor the AFI levels more often and closely watching the signs for any kind of leakage. Additionally, your doctor may also go in for symptomatic treatment, मतलब कि रूट कॉज को ट्रीट किया जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर मदर को हाइपरटेंशन है या हाई बीपी है तो उसको कंट्रोल किया जाए, या कोई क्रॉनिक डिजीज़ है जैसे कोई हार्ट रिलेटेड ट्रबल है तो उसको ट्रीट किया जाए. ओलिगोहाइड्रोएमनियोस कोई बहुत सीरियस या क्रिटिकल कंडीशन नहीं है बिकॉज ये मोस्टली मैनेजेबल रहती है. सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट. योर डॉक्टर विल बी एबल टू डायग्नोस, गाइड एंड ट्रीट यू करेक्टली, जिससे कि आपको एंड आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो. However, in rare and severe cases, इसके कुछ consequences भी होते हैं. That are, number 1 is fetal distress. इसकी वजह से the baby may experience lower levels of oxygen, changes in heart rate and lower fetal movements, and it may also lead to meconium ingestion. Number 2 is fetal death. अगर इस कंडीशन को टाइमली डायग्नोज एंड ट्रीट ना किया जाए then the baby may even die. Number 3 is C-section delivery or cesarean delivery. Your doctor may advise you for a C-section delivery, especially in cases for severe oligohydramnios, because ऐसे cases में the baby is unable to tolerate the contractions due to labor, because उसके आसपास की जो protective amniotic fluid की layer होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है. Number 4 is delayed or incomplete formation of lungs. Amniotic fluid is very important for the formation of lungs. AFI के लो होने की वजह से हो सकता है कि बेबी के लंग्स प्रॉपरली डेवलप ना हो पाए. नंबर 5 इज लिम्ब कॉन्ट्रैक्चर्स. बहुत कम फ्लूइड होने की वजह से बेबी की ग्रोथ भी इम्पैक्ट हो सकती है, बिकॉज एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल इतना कम होता है तो मदर के पेट में स्पेस बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से बेबी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता एंड उसके लिम्ब्स भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते एंड कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं. And number 6 is intrauterine growth restriction or IGR. Amniotic fluid is very important for the overall growth and development of the baby. So AFI levels low होने की वजह से बेबी की overall growth भी impact हो सकती है.
Okay friends, so this was all the information I had for oligohydramnios. I hope this gives you more insight into it and helps you to relax a little. Again, I'll advise you to contact your doctor or your gynecologist anytime you have a query or anytime you feel that there is something wrong or unexpected. I hope you like this video. If you find it more interesting and informational, then do give it a big thumbs up and don't forget to share it with your friends and family, especially with expecting moms. Thanks for watching. Stay connected, stay safe. Bye for now.